हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान कॉमर्स क्लासेस में। आज हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12th की इकोनॉमिक्स। आपको पता होगा कि दो बुक्स हैं इकोनॉमिक्स की, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। आज हम पहला चैप्टर उसका देखेंगे और उस पहले चैप्टर को आज के सारे टॉपिक्स को हम देखेंगे, उसको कवर करेंगे सभी टॉपिक्स को। तो हम शुरू करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहली बुक इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स को और उसके पहले चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस इकोनॉमिक्स की जर्नी को भी। अकाउंट्स की तो हमारी जर्नी चल ही रही है, अब इकोनॉमिक्स को भी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। ये हमारे पास तीन डेफिनेशन है, इनको पढ़ के देखते हैं कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में होती क्या है। ये तीन डेफिनेशन है, अलग अलग कलर में लिखी हुई है। तो देखते हैं कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स is a social science which studies the way the society chooses to use its limited resources to produce goods and services and distribute them among different groups. It is a science that analyzes the choice making economic behavior. समझ आई डेफिनेशन? नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, एक बार फिर से पढ़ते हैं, उसके बाद अगली पढ़ते हैं। Economics is a social science which studies the way the society chooses to use its limited resources to produce goods and services and distribute them among different groups. It is a science that analyzes the choice making economic behavior. अभी भी नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, अगली डेफिनेशन देखते हैं, क्या पता उससे समझ आ जाए। Economic is a social science that deals with the rational management of limited resources in such a manner that at a micro level an individual is able to maximize his satisfaction and at macro level country is able to achieve highest possible GDP. थोड़ा बहुत समझ आया, अगली भी देख लेते हैं, क्या पता इससे पूरा समझ आ जाए। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमी क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। इन सच ए मैनर दैट द इंडिविजुअल कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन एट माइक्रो लेवल एंड सोशल गेन मैक्सिमाइज एट मैक्रो लेवल। थोड़ा बहुत समझ आया होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, उससे तीनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएंगी, तीनों। वो एग्जांपल क्या है? चलिए वो एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आपने 12th के बोर्ड एग्जाम में टॉप कर लिया, आपने 12th के बोर्ड एग्जाम में टॉप किया। घर वालों ने आपको खुश होकर 1000 रुपये दिए और बोला कि जाओ बेटा ऐश करो। अब आपके पास 1000 रुपये हैं, सिर्फ 1000 रुपये। इससे आप बहुत कुछ करना चाहते हो। आप दोस्तों को सिनेमा दिखाना चाहते हो, आप दोस्तों को पार्टी भी देना चाहते हो, आप दोस्तों को कहीं घुमाने ले जाना चाहते हो, कहीं विज़िट कराने ले जाना चाहते हो, या फिर और कुछ भी आप कर सकते हो, और कुछ करना चाह रहे हो। आपकी क्या है? वांट्स अनलिमिटेड हैं। चाहते तो आप बहुत कुछ हो कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। रिसोर्स कितने हैं आपके पास? सिर्फ 1000 रुपये, मतलब रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है, पैसे सिर्फ 1000 रुपये हैं। तो एक समझदार उपभोक्ता यानी समझदार कंज्यूमर होने के नाते आप क्या करोगे? अपने इस लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह इनमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इस तरह इनमें यूज़ करोगे कि आप भी खुश रहो और आपके दोस्त भी नाराज़ ना हो। मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह एडजस्टमेंट करना है जिससे आपको क्या हो? सेटिस्फैक्शन मिल जाए और आपके दोस्त भी खुश रहें। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है? इकोनॉमिक्स हमें यही बताता है कि हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका हम किस तरह यूज़ करें कि एक इंडिविजुअल सेटिस्फाइड रहे, माइक्रो लेवल यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल सेटिस्फाई रहे, और कंट्री यानी नेशनल लेवल पे
कंट्री को जीडीपी, जो भी कंट्री जीडीपी लेना चाहती है, जीडीपी अर्न करना चाहती है, वो जीडीपी उसे वो प्राप्त हो सके। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को एडजस्टमेंट करना है, समझदारी से एडजस्टमेंट करना है। तो ये एग्जाम्पल है। अब उन 3 डेफिनेशन को पढ़ के देखते हैं कि अब क्या हमें वो डेफिनेशन समझ आएगी ये एग्जाम्पल समझने के बाद। तो देखते हैं, अब देखते हैं। इकोनॉमी इज अ सोशल साइंस विच स्टडी द वे द सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स क्या सोसाइटी का एक तरीका बताता है कि सोसाइटी किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है और उसको बांटती है अलग अलग ग्रुप में। इकोनॉमिक बेसिकली क्या है? एनालिसिस ऑफ चॉइस मेकिंग इकोनॉमिक बिहेवियर। चॉइस मेकिंग है, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, हम उसमें से चॉइस करेंगे कि हमें कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है। तो ये हमारी पहली डेफिनेशन, आप समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। सेकंड देखते हैं, क्या पता सेकंड भी अब समझ आ जाए। इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विद द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जो क्या बताता है? रैशनल मैनेजमेंट बताता है लिमिटेड रिसोर्सेज का। रैशनल मैनेजमेंट मतलब समझदारी से किया गया मैनेजमेंट, अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ में रिसोर्सेज को बांटना, समझदारी से बांटना, जिससे क्या है माइक्रो लेवल पे आप इंडिविजुअल सेटिस्फाइज हो, मैक्सिमाइज अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, मतलब कि इंडिविजुअल क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। मैक्रो लेवल पे कंट्री को हाईएस्ट जीडीपी अर्न हो जाए। अब माइक्रो लेवल मैक्रो लेवल आप सोच रहे होंगे कि ये दो क्या है, ये हम आगे देखेंगे कि दो तरह की इकोनॉमी होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसको हम आगे देखते हैं कि माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस क्या है। तो ये सेकंड डेफिनेशन भी समझ आ गई। अब देखते हैं थर्ड डेफिनेशन को पढ़ के। इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमी क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, अच्छी तरह वही अपना यूटिलाइजेशन मतलब रैशनल मैनेजमेंट है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट द इंडिविजुअल कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। वही बात होगी, इंडिविजुअल अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर सके एट माइक्रो लेवल पे, और सोशल गेन हासिल हो सके, मैक्सिमाइज हो सके एट मैक्रो लेवल पे। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं कि इकोनॉमिक्स कितने टाइप के होते हैं। इकोनॉमिक्स के पार्ट क्या है? 2 तरह की इकोनॉमी है। देखिए, इकोनॉमी 2 टाइप की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो। अगला टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती हैं। इकोनॉमिक्स यहाँ पे 2 टाइप की होती हैं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंट क्या है? डिफरेंस क्या है दोनों में कि देखिए, माइक्रो में डिफरेंस है। जैसे ये लोग हैं, ये इस देश के लोग, ये हैं इस देश के प्यारे प्यारे लोग। ड्राइंग तो बहुत ही अच्छी है मेरी, ठीक है। ये पर्सन्स हैं, इस देश के लोग। तो अगर मैं एक इंडिविजुअल पर्सन को लेता हूँ, इसके बारे में कुछ स्टडी कर रहा हूँ, जैसे मैं इसकी इनकम की बात करूँ, या फिर इसकी डिमांड की बात करूँ कि अलग अलग प्राइस पे कितनी डिमांड करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में जो भी स्टडी करूँ, उसके बारे में जो भी बात करूँ कि ये कितना गरीब है, कितना अमीर है, कितना पैसा है इसके पास, कितना नहीं है, तो इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, उसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। जैसे ये पर्सन की बात होगी, एक इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं, ये एक फर्म है, ये कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, इसके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की क्या कॉस्ट आ रही है, क्या प्राइस है ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज का, और कितनी ये सप्लाई करती है अपने गुड्स एंड सर्विसेज का। मतलब मैं एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ।
तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, माइक्रो के अंदर। किसी इंडिविजुअल फर्म या फिर इंडिविजुअल पर्सन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। अगर मैं इन सब की कंबाइंडली बात करूं कि इन सभी पर्सन्स की टोटल डिमांड या फिर सभी जितनी फर्म है इकोनॉमी में, उन सभी फर्म्स की कंबाइंडली बात करूं, कंबाइंडली गुड्स एंड सर्विसेज की कंबाइंडली उनके कॉस्ट की, प्राइस की, सप्लाई की बात करूं, तो इसका मतलब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब कि जितनी भी यूनिट्स हैं अगर मैं उनको कंबाइंडली स्टडी करूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कहलाएगा। अगर मैं इंडिविजुअल स्टडी करूँ एक इंडिविजुअल पार्ट को या फिर इंडिविजुअल पर्सन को या फिर एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी करता हूँ कुछ भी, तो माइक्रो के अंदर आएगा। अगर मैं उन सभी यूनिट्स को कंबाइंडली बात करूँ, इन सभी यूनिट्स के बारे में अगर मैं कंबाइंडली बात करूँ तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। अगर ऐसी फर्म के बारे में अगर कंबाइंडली बात करूँ सभी फर्म्स के बारे में तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये होता है माइक्रो और मैक्रो। एक चीज़ और, अनएम्प्लॉयमेंट किसके अंदर आएगा, सोचिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट एक इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉब्लम है? नहीं, ये इंडिविजुअल पर्सन की नहीं, ये पूरे कंट्री की प्रॉब्लम है, पूरे इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। तो इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट को माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे। ऐसे ही पॉवर्टी, क्या पॉवर्टी सिर्फ एक पर्सन की प्रॉब्लम है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आना चाहिए? नहीं, पॉवर्टी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये एक पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी कंट्री की प्रॉब्लम है, पूरी इकॉनमी की प्रॉब्लम है। तो इसको भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे। एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे, लेकिन एक कंट्री की इनकम, देश की इनकम यानी कि नेशनल इनकम, उसको हम किसके अंदर देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो मैक्रो में ये डिफरेंस है। अब इनकी डिफरेंस पढ़ लेते हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ये एक इंडिविजुअल, इट स्टडी अबाउट द पर्टिकुलर फर्म, ये एक पर्टिकुलर फर्म या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड या इंडिविजुअल की इनकम या फिर इंडिविजुअल कमोडिटी के बारे में बात करेगा, या इंडिविजुअल लेवल पे बात करेगा, एक पर्टिकुलर यूनिट की बात करेगा। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द एग्रीगेट ऑफ द सिस्टम, मतलब इन सभी को कंबाइंडली बात करेगा। एग्रीगेट सिस्टम सच एज टोटल प्रोडक्शन, टोटल कंजम्पशन। टोटल प्रोडक्शन मतलब पूरे इकोनॉमी का क्या प्रोडक्शन है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंदर आएगा। अगर एक पर्टिकुलर फर्म के प्रोडक्शन की बात करूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा वो। टोटल कंजम्पशन, पूरी इकोनॉमी की क्या कंजम्पशन है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन की कंजम्पशन की बात करूँ तो माइक्रो। ऐसे नेशनल इनकम मैक्रो के अंदर आएगी और एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगी। इट स्टडी द पर्टिकुलर यूनिट, एक पर्टिकुलर यूनिट्स को स्टडी करता है। इट स्टडीज ऑल यूनिट कंबाइंडली सभी यूनिट को स्टडी करता है। कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जा सकता है, एक और नाम से जानते हैं, प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ये मान के चलते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी वेरिएबल्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी, जैसे नेशनल इनकम, टोटल कंजम्पशन, टोटल प्रोडक्शन, ये सब वेरिएबल्स हैं, इनको हम फिक्स कांस्टेंट मान लेंगे कि इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा। जब एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मान के चलेंगे कि नेशनल इनकम क्या है, कांस्टेंट है, नेशनल इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करेंगे या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, मान के चलेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी वेरिएबल्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं तो हम मान के चलेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं तो मैक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानेंगे। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के कांस्टेंट को हम स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कांस्टेंट को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो ये था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस।
नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम होती है, ये स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है, एक वांट पूरी होती है तो दूसरी वांट तुरंत अराइज हो जाती है। एक इच्छा ख़त्म होती है, दूसरी इच्छा पर्सन के अंदर आ जाती है। तो ह्यूमन की वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। वो कुछ ना कुछ चाहता ही रहता है। और रिसोर्स, लेकिन उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। लोग चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन क्या वो सभी चीज़ें उन पर्सन को मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है हमारे पास। और सभी रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस हैं। अभी हमने एग्जांपल से इसको सीखा था कि मान लीजिए घर वालों ने आपको 1000 रुपये दिए, तो आपको अलग अलग उनको अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स पे खर्च करना है। तो आप रैशनल मैनेजमेंट करेंगे, एक समझदार बायर या फिर उपभोक्ता कंज्यूमर होने के नाते। तो जो भी आप एडजस्टमेंट करेंगे उन पर्सनस के उस रिसोर्स का उन सभी ऑल्टरनेटिव में, तो वो एक तरह से इकोनॉमी कहलाता है। ये मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। एक और एग्जांपल से इनका मीनिंग समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ज़मीन है, ये है आपके पास एक लैंड का टुकड़ा, एक ही लैंड है, लिमिटेड रिसोर्स है आपके पास। आप इसमें वीट भी उगाना चाहते हो कि आप इसमें वीट भी उगाओ। आप चाहते हो इसमें राइस भी उगाओ, राइस का भी प्रोडक्शन करना चाहते हो। आप इस पर शुगर केन का प्रोडक्शन भी करना चाहते हो, और आप इस पर बिल्डिंग भी बनाना चाहते हो। एक टाइम पे आपके पास ये रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है। आप एक टाइम पे ये भी करना चाहते हो, ये भी करना चाहते हो, ये भी करना चाहते हो, और बिल्डिंग भी बनाना चाहते हो। मतलब कि ये आपकी क्या है, वांट्स, इच्छाएं आपके पास अनेक हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज क्या कम है। अब एक लैंड है, इस पर तुम क्या क्या करोगे, वीट उगाओगे एक टाइम पे, या फिर राइस उगाओगे, शुगर केन, बिल्डिंग, या फिर बिल्डिंग बनाओगे। तो वांट्स अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लैंड एक ही, लेकिन करना बहुत कुछ चाहते हैं। अब ये तो वांट्स अनलिमिटेड का मतलब ये हमारे पास अनलिमिटेड, और रिसोर्सेज लिमिटेड का मतलब कि ये। अब रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस का मतलब, रिसोर्सेज ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब कि इस लैंड का यूज़ हम हर काम के लिए कर सकते हैं। अब इस लैंड पे अगर वीट उगाना चाहे तो वो भी उगाया जा सकता है, राइस उगाना चाहे तो राइस भी उगाया जा सकता है, शुगर केन उगाना चाहें तो ये भी उगाया जा सकता है। अगर इस पर बिल्डिंग खड़ी करना चाहें तो बिल्डिंग भी खड़ी की जा सकती है। मतलब कि इस लैंड का इस्तेमाल इन सभी के लिए किया जा सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक के लिए ही किया जाएगा। तो रिसोर्स है, इसके यूजेस बहुत हैं, इन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। अगर मान लीजिए इस लैंड का यूज़ सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए किया जा सकता, ये चीज़ से इस लैंड पे प्रोड्यूस होती ही नहीं, तो फिर बात ख़त्म। फिर हम सिर्फ एक ही ऑप्शन था हमारे पास, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग खड़ी कर देते। लेकिन इस लैंड का यूज़ इन सभी काम के लिए किया जा सकता है। अगर करना चाहें तो ये सभी काम किए जा सकते हैं। तो रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस हैं, इन सभी के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस हैं। अब ये तो थी हमारे प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम, एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। क्योंकि ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। लोग चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन उन लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास लिमिटेड। सो द क्वेश्चन अराइज व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी दीज गुड्स इज टू बी प्रोड्यूस। सो अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि वांट्स अनलिमिटेड है, तो हम अब कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करें और उन गुड्स को कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें जिससे वो सभी ह्यूमन सेटिस्फाई हो जाए। तो ये प्रॉब्लम आती है। आपने चलो सोच लिया कि मुझे ये प्रोड्यूस करना है,
तो आप अब ये सोचोगे कि मैंने ये तो प्रोड्यूस करना है, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, लेकिन इसको कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करूँ, एक ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर कि क्या उत्पादन किया जाए, क्या बनाऊँ मैं। लोगों की इच्छाएं तो बहुत है, लोग चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन उनमें उसमें से मैं बनाऊँ क्या। सारी चीज़ तो बना नहीं सकता क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है। और चलो मैं कुछ बनाता भी हूँ तो मैं उसको कितनी क्वांटिटी में बनाऊँ। ठीक है, तो इसका मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर ये आएगा कि क्या उत्पादन किया जाए, किस चीज़ का प्रोडक्शन मैं करूँ। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कि चलो मैंने एक तो ये इसमें पता चल गया कि मुझे क्या बनाना है, ठीक है। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि मैंने सोच तो लिया कि मुझे क्या बनाना है, लेकिन मैं उस प्रोडक्ट को बनाऊँ कैसे। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्निक। मैं उस प्रोडक्ट को कौन सी टेक्निक से बनाऊँ। क्या मैं लेबर का यूज़ करके बनाऊँ या फिर कैपिटल का यूज़ करके बनाऊँ। मतलब कैपिटल मतलब कि मशीन्स का यूज़ करके बनाऊँ। इकोनॉमी में दो टाइप की टेक्निक होती है प्रोडक्शन करने की, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब कि प्रोडक्शन लेबर से ज़्यादा करवाया जा रहा है, मशीनों की मदद से कम किया जा रहा है। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए लेबर का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है, मशीनों का कम किया जा रहा है, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब कि मशीनों का यूज़ लेबर के कंपेयर में ज़्यादा किया जा रहा है, मशीनों का यूज़ प्रोडक्शन में ज़्यादा हो रहा है, लेबर का कम हो रहा है। तो इन दो टेक्निक के बीच में चॉइस करनी होती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे बनाएं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बनाए या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनाए। तो ये है हमारी प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। थर्ड प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस को हिंदी में अगर बोले तो कि क्या किसके लिए उत्पादन किया जाए, मतलब किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। अब आप देखिए कि सोसाइटी में दो तरह के लोग रहते हैं, रिच लोग और पुअर लोग। अगर प्रोड्यूसर गरीब आदमी के लिए सामान बनाएगा, पुअर लोगों के लिए सामान बनाएगा, तो वो सस्ते सामान बनाएगा। सस्ते सामान बनाएगा तो उसको लॉस हो जाएगा, मतलब कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। अगर प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा तो इसका मतलब कि इकोनॉमी की जीडीपी में फ़र्क पड़ेगा, इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी तेज़ी से, तो इससे इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वो अमीरों के लिए सामान बनाएगा तो महंगे सामान बनाएगा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होगा, तो उससे इकोनॉमी का भी फ़ायदा होगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से होगा। बट उस केस में गरीबों को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, गरीबों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। फिर वो सामान खरीदने उनके पास इतना पैसा है नहीं कि वो महंगे सामान खरीद सकें। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं किसके लिए सामान बनाऊँ, गरीब लोगों के लिए कि अमीर लोगों के लिए। अगर गरीब लोगों के लिए बनाऊँगा सामान तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था डाउन जाएगी, तेज़ी से बढ़ नहीं पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर अमीर लोगों के लिए सामान बनाऊँगा तो इकोनॉमी तो आगे बढ़ेगी, लेकिन गरीब लोग पीछे रह जाएंगे, गरीब और गरीब हो जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आती है कि मैं किसके लिए प्रोडक्शन करूँ, अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। क्योंकि हमारे देश में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लेवल कम है, बहुत ही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बेकार है। यहाँ पे देखिए अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग हमारे देश में और गरीब होते जा रहे हैं। हमारे देश का जो 80% पैसा है ना, वो हमारे देश के 20% लोगों के पास है। 80% हमारे देश की मनी देश के सिर्फ 20% लोगों के पास है, और 20% हमारे देश की मनी किसके पास है, देश के 80% लोगों के पास। तो आप देख लीजिए 80%, सोचिए आप, देश का 80% पैसा देश के सिर्फ 20% लोगों के पास है, और देश का 20% पैसा देश के 80% लोगों के पास है। तो आप ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि कितना बेकार इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे देश में। तो ये प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस में, कि हम किसके लिए उत्पादन करें। तो ये थी हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। एक थी हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या बनाएं। एक होती है हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम कैसे बनाएं, लेबर इंटेंसिव से या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से। एक है फॉर होम टू प्रोड्यूस, गरीबों के लिए बनाएं या अमीरों के लिए बनाएं। ठीक है, तो ये हमारे थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अगला टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कह सकते हैं। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कहता क्या है,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी देखिए, पीपीसी कर्व मे बी डिफाइंड एज अ कर्व विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस इन एनी इकोनॉमी विद अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। लिमिटेड रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज कौन से हैं? लिमिटेड, यहाँ पे लिमिटेड वर्ड आया बीच में। पीपीसी बताता है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज की मदद से मुझे दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है। तो उन दो गुड्स को के प्रोडक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं अगर मैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज को उन दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में लगाऊं, तो उन गुड्स के प्रोडक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। गुड्स वन के, अगर मैं गुड्स वन और गुड्स टू, मान ली दो टाइप के गुड्स हैं, गुड्स वन और गुड्स टू, ये दो गुड्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा हूँ, लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा हूँ इन दोनों गुड्स पे। तो गुड्स वन की कितनी यूनिट बन सकती हैं, गुड्स टू की कितनी यूनिट बन सकती हैं। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है कि अगर मैं ज़्यादा गुड्स वन में लगाऊं और कम गुड्स लगाऊं, और ज़्यादा रिसोर्सेज गुड्स वन में लगाऊं और कम रिसोर्सेज गुड्स टू में लगाऊं, तो फिर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा कि ज़्यादा यूनिट्स किसकी बनेगी, गुड्स वन की या फिर गुड्स टू की। तो पीपीसी का शो करता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके दो गुड्स में क्या क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो पीपीसी कर्व मे बी डिफाइंड एज द कर्व विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन को बताएगा, दैट कैन बी प्रोड्यूस इन एनी इकॉनमी विद अ गिवन अमाउंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज क्या है, होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी एजम्पशन कि पीपीसी कर्व की कुछ एजम्पशन होती हैं। हम ये मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज रिमेंस कांस्टेंट, रिसोर्सेज कांस्टेंट है, रिसोर्सेज में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं होने चाहिए, रिसोर्सेज लिमिटेड रहने चाहिए। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास उन सबका हम पूरी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। और नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी वही होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नई टाइप की टेक्नोलॉजी आ गई अब आप उससे प्रोडक्शन शुरू कर दिया आपने, नहीं, टेक्नोलॉजी आपने वही यूज़ करनी है, टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी में आपको कोई चेंज नहीं लाना। तो ये तीन एजम्पशंस होती हैं पीपीसी कर्व की।